रेडियो एक्टिविटी। ओके। अच्छा, शुरू में मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि इस चैप्टर के अंदर से, यानी न्यूक्लियर में से जो अपने पीछे पड़ा, और रेडियो एक्टिविटी के अंदर से हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन आता है, सही। मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों के सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन आते हैं, तो उसका आ जाएगा या इसका आ जाएगा। और आजकल जो है ना वो कंबाइंड क्वेश्चन दे रहे हैं, सही है। तो तकरीबन जो है वो 10 मार्क का मैंने बताया था, 10 मार्क तक होता है, 10-12 मार्क तक का, सही है। उसका अगर क्वेश्चन आता है तो वो ईजी होता है। ये वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, सही, डिफिकल्ट। इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी गंदी सी है, सही। अच्छा जी। तो अब इस रेडियो एक्टिविटी के अंदर होता क्या है, उसको ज़रा अगर हम समझें तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर हम ये कहते हैं कि भाई इट इज़ बेसिकली द डिस इंटीग्रेशन या फिर ब्रेकिंग डाउन ऑफ हैवी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव, या हैवी अनस्टेबल लिखना गलत हो जाएगा, सही, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेडियो एक्टिव, सही है। अब वो रेडियो एक्टिव कोई भी हो सकता है, सही है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेडियो एक्टिव और ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एटम randomly randomly and spontaneously, सही हो गया, by emitting radiation। ओके, ये हमारे पास होता है रेडियो एक्टिव डिके, सही है। अच्छा, इसको जो है ना, इसको तुम्हारा जो तुम्हें वर्ड मिलने वाला है, इसको जो है ना वो हम रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, एक्टिविटी भी कहते हैं, सही, रेडियो एक्टिव डिके भी कहते हैं। ये तीनों वर्ड इसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, ओके। सो इससे प्लीज़ कंफ्यूज मत करना अपने आप को, सही है। रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, एक्टिविटी, सही है, इसको एक्टिविटी भी कहते हैं, एक्टिविटी, या फिर इसको डिके भी, रेडियो एक्टिव डिके भी कहते हैं, ओके। तीनों एक ही चीज़ के नाम है। इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर हमेशा डिसइंटीग्रेशन या हमेशा ब्रेकिंग डाउन होगा, ओके। इसके अंदर कभी कभी भी फ्यूजन नहीं होगी, फॉर्मिंग अप कोई चीज़ नहीं होगी, राइट। फ्यूजन के अंदर तुमने देखा था, अगर तुम पुराने दो रिएक्शन पे चले आओ थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए, हमने फ्यूजन के अंदर देखा था कि फ्यूजन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, फिजन के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास हैवी और अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो रहा था, राइट। और फिजन के अंदर हमने देखा था कि लाइटर एंड स्टेबल न्यूक्लियस वो हमारे पास कंबाइन हो रहे थे, सही हो गया। सो फिजन के अंदर हमारे पास जो है वो ब्रेकिंग डाउन हो रहा था, सही, यहाँ पे हमारे पास चीज़ें ब्रेक हो रही थी, और यहाँ पे हमारे पास चीज़ें फॉर्म हो रही थी, राइट। ये हमारे पास दो चीज़ें थी। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप देखो तो दोनों केसेस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस अनस्टेबल था, राइट। और दोनों केसेस, एक में बड़ा था और अनस्टेबल था, एक में छोटा था और अनस्टेबल था, राइट। और हमने उसके अंदर रीजन भी देख लिया था कि जो फिजन होता है उसके अंदर प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होने की वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होती है। और फ्यूजन के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हो जाती है। तो आपके पास जो है वो फिजन आपके पास हो जाती है, राइट। लेकिन रेडियो एक्टिव डिके के अंदर ऐसा है कि आपके पास जो है हमेशा हमेशा क्या होगा, ब्रेकिंग डाउन होगा, राइट। आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ब्रेक डाउन होगा, सही, डिसइंटीग्रेट होगा या ब्रेक डाउन होगा, सही। अच्छा जी, अब आपके जहन में शायद एक बात आ जाए कि भाई फिर क्या फ़र्क होगा, फिर इसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा, यानी रेडियो एक्टिव डिके के अंदर और फिजन के अंदर क्या फ़र्क होगा, राइट। तो एक एक मेन फ़र्क तो ये है कि भाई फिजन को हम खुद करवाते हैं, ओके।
मतलब अगर हमें एक एलिमेंट को, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अगर हमें डिके, फिजन करना है, ब्रेक डाउन करना है, सही है, तो हम उसको अगर अपनी मर्जी से करवाएंगे तो वो फिजन होगा। अगर वो खुद अपनी मर्जी से हो रहा है, राइट, वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से हो रहा है, तो वो रेडियो एक्टिव डिके कहलाएगा, राइट। एक एक वो है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि भाई हमने इसके अंदर जो है ना इनकी दो प्रॉपर्टी लिखी है। रेडियो एक्टिव डिके जो भी होगा ना, वो उसकी दो प्रॉपर्टी होंगी। एक तो वो जब डिके होगा तो वो रैंडमली डिके होगा। रैंडम का वर्ड यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा स्पेसिफिक मीनिंग में। और दूसरा जो है वो स्पॉन्टेनियस नेचर होने वाली है उसकी, राइट। ये इनकी क्वालिटी होगी, राइट। और तीसरी चीज़ हमने बोली है कि भाई जो है ना जब ये इमिट होगा तो ये जो है ना रेडिएशन, कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, राइट। और हम इन रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो हमारा सारा का सारा काम इन रेडिएशन पे होने वाला है, सही। तो सबसे पहले तो जो है ना हम ये समझते हैं कि रैंडम का क्या मतलब है और स्पॉन्टेनियस क्या होता है, सही है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सो रैंडम, सही है। अच्छा, रैंडम हम कहते हैं कि भाई इट इज अनप्रिडिक्टेबल टेबल और प्रिडिक्टेबल फॉर रेडियो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कह लो, आइसोटोप कह लो या एटम कह लो, टू डिके इन अ नेक्स्ट सेकंड, या नेक्स्ट सेकंड, सही हो गया। क्या मतलब है, मतलब भी समझ लेते हैं। मतलब ये कि अगर मैं आपको एक एक रेडियो एक्टिव सोर्स, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल, एक रेडियो एक्टिव एटम दे दूं, सही है। और मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे ये बता दो कि ये जो रेडियो एक्टिव एटम है, ये कब ये कब डिके होना स्टार्ट होगा, राइट। तो आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ओके। आप ये नहीं बता सकते हो कि नेक्स्ट सेकंड डिके होने वाला है, या ये 1 घंटे बाद होगा, या 5 घंटे बाद होगा, ये कितने टाइम बाद होगा, आप ये नहीं बता सकते हो। क्लियर हो गया। सो ये हमारे पास जो है इसकी रैंडम नेचर होती है, सही है। कि इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल फॉर अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डिके इन द नेक्स्ट सेकंड, ओके। लेकिन हम एक प्रोबेबिलिटी हम जो है ना निकालते हैं जिसको हम कहते हैं डिके कांस्टेंट, सही। डिके कांस्टेंट, ओके। डिके कांस्टेंट जो है ना, ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डिके इन द नेक्स्ट सेकंड, सही होंगे। ये तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी है, ओके। यानी तुम अंदाजा लगा लेते हो कि अंदाजन क्या होगा, ओके। प्रोबेबिलिटी, इस ये जो क्वांटिटी है ये बेसिकली ना इसका फॉर्मूला अगर तुम देखो, सो ये तुम्हारे पास है, इसको हम रेफर करते हैं लैम्डा से, इज इक्वल्स टू ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ। ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है अभी इसकी टेंशन नहीं लेना, बस अभी फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, सही है। मैं ये फॉर्मूले को बताऊंगा कि ये कहाँ से आ रहा है, राइट। यहाँ पे आपके पास जो ये चीज़ है लैम्डा है, ये आपके पास डिके कांस्टेंट कहलाता है, ओके। ये आपके पास है डिके कांस्टेंट, राइट। और ये जो आपके पास है दिस इज योर हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होने वाली है वो भी बताना है। हाफ लाइफ, ओके। और ln2 जो है वो आपके पास एक फिक्स वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट है, राइट। एंड दिस हैज अ वैल्यू ऑफ, अगर आप कैलकुलेटर के अंदर भी डालोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.639, 639, ओके, एंड सो ऑन।
क्लियर हो गया? ये कहाँ से आएगी, ये मैंने अभी बताना है, डोंट वरी। सही। अच्छा जी, ये हमारे पास दूसरी चीज़ होगी, राइट। हम अच्छा, इसका अगर यूनिट की बात करूँ, तो इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है पर सेकंड, ओके। क्योंकि एल एन टू जो है वो आपके पास वो कांस्टेंट है और लैम्डा बेसिकली क्या बचा है, पर सेकंड बच रहा है, डिवाइड बाई टी, राइट। तो उसको ऊपर लेके जाओगे तो सेकंड बच जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा, राइट। और ये आपके पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो ये टाइम डिपेंडेंट है। सही हो गया। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक मुझे बताओ कोई मसला किसी को? सर इसका यूनिट क्या था ये, सेकंड? पर सेकंड, सेकंड नेगेटिव वन। सही हो गया। कोई मसला यहाँ तक किसी को, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? चलो, अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। तीसरी चीज, हमने यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया स्पॉन्टेनियस नेचर, सही है, उसको समझते हैं। देखो अभी हाफ लाइफ नहीं बता रहा मैं, हाफ लाइफ नीचे जाके आएगा, सही। स्पॉन्टेनियस, ओके। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता सर एकदम से। है ना? नहीं बे, तो ये यही नहीं होता है इमीडिएटली। है। अबे अंग्रेजी वाला नहीं चाहिए यार, एक्टिव, ठीक है। ये चलो तुम कह सकते हो। मैं रिलेट करता हूँ। सो रेडियो एक्टिव डिके इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ओके। अच्छा जी, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर जिनको तुम कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे पास होते हैं। टेम्परेचर होता है, सही है। तुम्हारे पास प्रेशर होता है, सही है। तुम्हारे पास डेंसिटी हो सकती है, सही है। तुम्हारे पास जो है वो, तुम कंसंट्रेशन के साथ खेल सकते हो, कंसंट्रेशन, सही है। तुम्हारे पास जो है वो, तुम वॉल्यूम को कंप्रेस कर सकते हो, सही है। तुम ह्यूमिडिटी चेंज कर सकते हो, ह्यूमिडिटी, सही है। तुम कैटलाइज कर सकते हो रिएक्शन को, लाइज्ड, सही है। तुम इसके अलावा और क्या कर सकते हो, तुम बैकग्राउंड रेडिएशन आ सकती है, बैकग्राउंड रेडिएशन, सही। सो ये बेसिकली वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपके हाथ में हैं, सही है। यानी आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, प्रेशर बढ़ा सकते हो, डेंसिटी वगैरह, यानी ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी इन सारी चीज़ों की वजह से आप रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। सही हो गया। अच्छा, जब आप इन सारी चीज़ों की वजह से जो है रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हो, तो जो रेडियो एक्टिव डिकेज जो है ना, वो इनमें से किसी भी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ओके। वो तुम इनमें से किसी भी एक चीज़ को बढ़ाओ, कम करो, कांस्टेंट रखो, वो एकदम से हो जाएगा, समझ लो, वो अचानक हो जाएगा, राइट। वो इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? राइट, रिलेशन मिल गया इब्राहिम, रिलेशन मिल गया किस तरह से हो रही, राइट। समझ में आता है? हाँ जी सर। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि ये अपनी मर्जी का मालिक है, तुम कुछ नहीं कर सकते इसके साथ, राइट। तुम्हारी कोई कद्दू की औकात नहीं है, जब चाहेगा ये तब जो है वो जो है ना वो ओरिजिनेट हो जाएगा, सही। और तुम्हारे पास जो है वो यहाँ पे तुम उसके डिके कांस्टेंट से तुम ये पता पता चला सकते हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट सेकंड में वो डिके हो, ओके। तो ये तुम्हारे पास आ गई चीज़ें। अच्छा जी, चलो यहाँ तक बात हो गई। अच्छा जी, अब ये हमने दो तीन बातें समझ ली इस डेफिनेशन के अंदर कि ब्रेकिंग डाउन है, सही है, और रेडिएशन, सही है। अच्छा, हमारे पास जो रेडिएशन है ना, इमिटिंग रेडिएशन, सही है। हम बेसिकली, रेडिएशन बेसिकली हमारे पास दो टाइप की होती है, सही है। रेडिएशन बेसिकली हमारे पास जो रेडिएशन इमिट हो रही होती है वो दो टाइप की होती है। रेडिएशन
अच्छा देखो, याद रखना कि अगर एक एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिके हो रहा है ना, तो तुम्हें नहीं दिख रहा वो डिके हो रहा है, तुम उसकी रेडिएशन से उसको डिटेक्ट करोगे, राइट? अगर जैसे तुम्हारे पास एक मास है, तो तुम्हें नहीं दिख रहा वो मास है until unless तुम्हें उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस हो जाए, राइट? मतलब अगर कोई लाइट ही नहीं है, तुम्हें वो ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, सही है, तो तुम्हें अगर उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस हो गई तो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, जैसे जो डार्क मैटर है, सही है, तो उनकी ग्रेविटी कुछ है, इस वजह से वो साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई ये डार्क मैटर एग्जिस्ट करते हैं, राइट? आपने नहीं देखा उसको, उसी वजह से हम उसको डार्क कहते हैं, राइट? तो ये हमारे पास है, खैर। तो रेडिएशन हमारे पास ना दो टाइप की होने वाली है। अच्छा, एक तो हमारे पास है बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन, राइट, और दूसरी हमारे पास है सोर्स रेडिएशन। अच्छा प्लीज याद रखना कि बैकग्राउंड रेडिएशन ऑल दो ये ओ लेवल्स का पार्ट था और ए लेवल्स के अंदर ने उसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया उन्होंने, लेकिन बस बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, एक आधे नंबर में वो पूछेगा तो पूछेगा, तो सही। बैकग्राउंड रेडिएशन के जो फैक्टर्स है ना, वो ये है, लेट मी शो यू। ये बैकग्राउंड रेडिएशन के कुछ फैक्टर्स हैं, सही। बैकग्राउंड रेडिएशन इनकी वजह से जो है ना वो सिस्टम में आ रही होगी, ओके। ये तुम्हारे पास जो है रेडॉन गैस है, बिल्डिंग मटेरियल है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन के अंदर से आ रही है, राइट? अच्छा, बैकग्राउंड रेडिएशन करती क्या है? बैकग्राउंड रेडिएशन जो है ना वो हमारे जो सिस्टम के अंदर है ना, वो सिस्टमैटिक एरर के तौर पे होती है, राइट? आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो, सही है, आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, बस वो होगी, हर जगह होगी, राइट? सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई बैकग्राउंड रेडिएशन इज सिस्टमैटिक एरर इन द एक्सपेरिमेंट, ओके। ये तुम्हारे पास एक चीज आ गई, राइट? सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट है। अच्छा जी, सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर का क्या होता है कि वो फिक्स रहता है, राइट? लेकिन ना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सही है। अम्म, अच्छा जी, बट द रेडिएशन वेरीज ड्यू टू ड्यू टू द randomness of the radiation, due to the random nature of radiation, सही है, सही है, but the average value, come on, but the average value will be कांस्टेंट, ओके। मतलब क्या है? मतलब ये देखो, बैकग्राउंड अगर कोई भी सिस्टमैटिक एरर होता है, तो तुमने एएस के अंदर पढ़ा है सिस्टमैटिक एरर, कि कोई भी सिस्टमैटिक एरर होता है वो फिक्स होता है, ओके। मतलब तुम स्केल से नाप रहे हो, अब स्केल, ये तुम मशीन मशीन वेट मशीन, तुम अपने वेट नाप रहे हो, सही। अब वेट मशीन के अंदर से जो ना बाय डिफॉल्ट वो 5 kg शो कर रहा है, सही। बाय डिफॉल्ट मतलब जीरो शो करना चाहिए, 5 kg शो कर रहा है। अब इस 5 kg ये रैंडम, ये सिस्टमैटिक एरर है कि सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट 5 kg जीरो के बजाय आ गया, जिसको हम जीरो एरर कह रहे होते हैं, राइट? कि जब जीरो पे आपकी मशीन होनी चाहिए तो वो जीरो पे नहीं है, कुछ रीडिंग शो करिए, राइट? तुम अगर कराची में रहते हो तो या पाकिस्तान में रहते हो, तो तुमसे पेट्रोल पंप वाला कहता है कि तुम जो है ना ये वो देखो, मशीन देखो, सही है। तो लोगों को पता ही नहीं तो मशीन में देखना क्या है। सही है। मशीन में ये देखना होता है कि जो रुपीस वाला जो काउंटर है और जो लीटर वाला जो काउंटर है वो एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, नहीं स्टार्ट हो रहे, ओके। क्योंकि अगर रुपीस वाला पहले स्टार्ट हो रहा है और लीटर वाला बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है अगर तुमने 3,000 का पेट्रोल उसको बोला है कि डाल दो, तो 3,000 पहले हो जाएंगे, और लीटर वाला जो मीटर है वो देर से चल रहा है, तो तुम्हारा कम पेट्रोल आएगा, राइट? वो उस तरह से जो है ना उन्होंने इसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है।
सही। तो वो एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि भाई वो जो है ना और कोई अंदर से सिस्टम के अंदर चेंजेस कर दें कि जो है ना मीटर वो स्लो हो जाए, वो फास्ट हो जाए, वो डिपेंड करता है। बट एक तो वो ये आपके पास जीरो एरर चेक करवाता है, राइट, कि वो तुम्हारा सिस्टम चल गया लेकिन तुम्हारे लीटर की जो है ना वो काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई, राइट। तो ये जीरो एरर होता है, सही। तो अगर यहाँ पे अब जैसे हमारे पास जो है ना सिस्टम के अंदर अगर मैं एक रेडिएशन मैं एक रेडियो एक्टिव डिटेक्टर रखूँ, सही है, जहाँ पे तुम्हारे घर में कहीं पे भी रखूँ, सही है, तो वो जो है ना एक वेरिंग फ्लक्चुएटिंग रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा, ओके। उसकी वैल्यू कभी लेट से हो जाएगी 22, 25, 26, 26, 21, 28, राइट, एंड सो ऑन। अब ये फ्लक्चुएट हो रही है, राइट। लेकिन अगर तुम इनका एवरेज लोगे तो एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी, एवरेज तुम्हें दिख रहा है कि एक ही आसपास ही फ्लक्चुएट हो रही है, राइट। सो अब ये बेसिकली तुम्हें बता रहा है कि ये रेडिएशन रैंडम है क्योंकि फ्लक्चुएशन है, राइट। सो फ्लक्चुएशन तुम्हें क्या बता रहा है कि रैंडम रेडिएशन, राइट। ग्राफ के अंदर भी अगर तुम्हें फ्लक्चुएशन दिखेगा तो रैंडमनेस का तुम्हें पता चलेगा, ओके। लेकिन इनकी एवरेज वैल्यू कांस्टेंट होगी, सो एवरेज बैकग्राउंड रेडिएशन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, राइट। बस सिर्फ तुम्हें इतना पता होना चाहिए, सही। जहाँ पे भी फ्लक्चुएशन आएगी वहां तो हमें पता होना चाहिए कि रैंडमनेस की वजह से फ्लक्चुएशन आती है, ओके। खैर, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड का हमारे पास जो है ना हमारी कहानी थी, राइट। अगर तुम लेट से एक्सपेरिमेंट करो, सही, मतलब तुम मास अपना ले रहे हो, राइट। तुम्हारा मास तुम्हें पता है 80 kg है, लेकिन तुम्हारी वेइंग मशीन खराब है और वो तुम्हें जो है अगर 85 kg दे रही है, राइट, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 5 kg जो है वो एरर आ रहा है, राइट। इसी तरीके से अगर तुम जो है ना सोर्स की रेडिएशन से हमारा काम है, बैकग्राउंड रेडिएशन नहीं चाहिए। सोर्स की रेडिएशन अगर तुम ले रहे हो, सही, और तुम्हें जो है ना कुछ वैल्यू जो तुमने कैलकुलेट की थी, जो तुमने थ्योरेटिकल वैल्यू तुमने अज्यूम की थी या तुमने एक्सपेक्ट की थी उससे कुछ ज़्यादा आ रही है, तो वन ऑफ द पॉसिबल रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ द बैकग्राउंड रेडिएशन, ओके। क्लियर होता है बच्चों? तो ये कहानी है, सही हो गया। ये तो हमारे पास हो गया बैकग्राउंड रेडिएशन की कहानी, इसमें कोई ज़्यादा लंबी नहीं है। हमारा जो मेन, अच्छा, बैकग्राउंड रेडिएशन ओ लेवल्स में बहुत ज़्यादा है, ए लेवल्स में नहीं है, सही है। सोर्स रेडिएशन के बारे में जो है ना हमारे पास हमने चीज़ें समझ ली। सही। अच्छा, अब हमारे पास जो रेडिएशन होती है ना वो बेसिकली अगर कोई भी हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स है तो वो रेडिएट करेगा, सही है। और उसके अंदर से रेडिएशन तीन टाइप के निकलेंगे, राइट। अगर मैं इक्वेशन यहाँ पे बनाना चाहूँ तो यहाँ पे इक्वेशन इस तरह से बनेगी। मेरे पास लेट से रेडियो एक्टिव सोर्स है, सही है। ये क्या हो रहा है? ये डिके हो रहा है, सही। सही, जब डिके होगा तो यहाँ पे बन जाएगा डॉटर न्यूक्लियस। ऐसा याद रखना कि ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स होती है ना, ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है इसको हम पैरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, सही है। इसको हम क्या भी कहते हैं? पैरेंट न्यूक्लियस, सही। और ये मेरे पास जो है वो डॉटर न्यूक्लियस है, राइट। अच्छा जनाब, और साथ में तुम्हारे पास क्या निकलेगा? साथ में तुम्हारे पास प्लस रेडिएशन, ओके बच्चों, राइट। अब तुम इस रेडिएशन को डिटेक्ट करोगे पैरेंट न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए, डॉटर न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए, राइट। अच्छा, तुम्हें पता है कि भाई ऑब्वियसली बात है, अगर मतलब रेडिएशन आ रही है तो वो रेडियो एक्टिव सोर्स से भी, रेडियो एक्टिव सोर्स ही उसके लिए चाहिए होगी, राइट। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होने चाहिए, राइट। लेकिन जो डॉटर न्यूक्लियस होगा जब वो बन रहा होगा तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि वो जो है ना वो स्टेबल बने, सही है। वो स्टेबल भी हो सकता है, सही है। और वो अनस्टेबल भी हो सकता है। यानी वो स्टेबल होगा या वो रेडियो एक्टिव होगा? रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, ओके। ये दो पॉसिबिलिटी है, राइट। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, राइट। अगर तो स्टेबल है तो खैर है, कोई मसला नहीं है, राइट। नॉट रेडिएट फर्दर, रेडिएट फर्दर, सही है। अगर तो वो जो है ना, अगर तो वो रेडियो एक्टिव है, अगर डॉटर न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव है तो फिर वो क्या होगा? रेडिएट फर्दर, ओके, एंड contribute in the source radiation,
सही, क्या मतलब वो, मतलब ये वो कि पहले तुम वेइंग मशीन पे खड़े थे अपना वेट बैलेंस, अपना वेट मेजर करने के लिए, तुम्हारे साथ कोई छोटा बच्चा भी आगे खड़ा हो गया, राइट। अब जो उस छोटे बच्चे का भी तो कोई ना कोई मास है, राइट। तो उस छोटे बच्चे का मास भी तुम्हारे पास डिटेक्ट होने लगेगा, राइट, तुम्हारे साथ उसका भी आने लगेगा, राइट। सो अब अगर तुम्हारे पास जो है ना एक एक तुमने डिटेक्टर रखा हुआ है, सही, और रेडियो एक्टिव मटीरियल था, सही है, वो टूटा, सही, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जनाब, चलो, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है, यार ये है तो, लेकिन ये मज़े की नहीं है, चलो यहाँ पे ले लेते हैं इसको, इसके साथ और कुछ कर सकते हैं क्या? ठीक है, स्क्रीनशॉट। कुछ भी नहीं कर सकता यार मैं। वाह, खैर छोड़ो। अच्छा जी, मान लो कि मैंने ये मैंने डिटेक्टर रखा हुआ है, ओके, और डिटेक्टर, और ये मेरे पास जो है ना रेडिएशन है, मतलब ये मेरे पास जो है एक कंपार्टमेंट है, सही है, और यहाँ पे जो है वो रेडिएशन है, सही हो गया। ये मेरे पास जो है ना यहाँ पे मैंने रेडियो एक्टिव मटीरियल रखा हुआ है, सही है। अब देखो क्या होगा, होगा ये, अबे ये तो मिटता जा रहा है कम वक्त, सही, अब होगा ये कि जैसे ही ये रेडिएट होना शुरू होगा, डर के होना शुरू होगा, रेडिएशन बाहर निकलेंगी, सही, सही, रेडिएशन बाहर निकलनी शुरू हुई, राइट, या के पास आ गई रेडिएशन। अच्छा जी, अब ये जो रेडिएशन बाहर निकल रही है, सही है, ये आ गई, सही। अब ये जो रेडिएशन बाहर निकल रही है, तो आपके पास जो है ये यहाँ पे डिटेक्ट हो रही होंगी, सही, पीछे आपने जो है ना यहाँ पे आपने लगाया था काउंटर, तो जो है ना वो काउंटर पे आपको रीडिंग शो हो रही होती है, सही, ये काउंटर पे आपने आपको रीडिंग शो हो रही होती है, सही। तो अब होगा क्या कि जब कुछ चीज़ें रेडिए, जब आपके पास जो है ना ये पैरेंट न्यूक्लियस, बहुत सारे पैरेंट न्यूक्लियस होंगे, हम तो एक न्यूक्लियस को समझ रहे हैं ना, बहुत सारे पैरेंट न्यूक्लियस होंगे, सही। अब लेट से एक जब पैरेंट न्यूक्लियस डिके हुआ तो उसने जो रेडिएशन इमिट की थी वो यहाँ पे डिटेक्ट हो गई, राइट। अब अगर डॉटर न्यूक्लियस भी रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो आपको एक्चुअल से ज़्यादा रेडिएशन मिलेगी, ओके, और अगर वो स्टेबल है तो एक्चुअल से कम मिलेगी, राइट। तो अगर तो किसी केसेस के अंदर आपको अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा रेडिएशन वो हो रही है, डिटेक्ट हो रही है, तो द सेकेंड पॉसिबल रीज़न इज द डॉटर न्यूक्लियस इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव, राइट। पहला पॉसिबल रीज़न क्या था कि बैकग्राउंड रेडिएशन, राइट। यानी देखो ये दो, ये जो है ना ये आखिरी आखिरी के पार्ट में आता है, ये कोई थोड़ी सी बहुत थ्योरी है लेकिन ये आखिरी पार्ट में आ जाती है, राइट। वो क्वेश्चन ये आता है कि तुमसे पूछता है कि भाई द रेडिएशन detected has greater value than what you calculated, what you expect expected, ओके। तो उसके आपको ना पॉसिबल रीजन बताने होते हैं, राइट। सो वन ऑफ द पॉसिबल रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, प्रेजेंस ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, सही है। एंड द सेकंड पॉसिबल रीजन इज डॉटर न्यूक्लियस
मे बी रेडियो एक्टिव, मे बी, यानी क्या हो रहा है, मे बी रेडियो एक्टिव। ओके, ये बात हो गई, सही हो गया। सो दीज आर सम ऑफ द पॉसिबल रीजन, इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं, राइट। कि अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जो है ना डिटेक्टेड वैल्यू से कम वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम वैल्यू मिल रही होती है, सही है। तो अगर तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम वैल्यू मिल रही है, राइट, अगर तो यही है क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहे हैं, सही। सो ग्रेटर वैल्यू, लेसर वैल्यू, लेसर वैल्यू, ओके। तो उसकी क्या वजह होती है, उसकी भी दो तीन रीज़न है, राइट। एक एक पॉसिबल रीज़न है कि भाई रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, राइट, रेडिएशन, रेडिएशंस आर इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, राइट। एक तो ये प्रॉब्लम है, सारी रेडिएशन डिटेक्ट नहीं हो रही, सही है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अच्छा जी, कुछ रेडिएशन मतलब एब्जॉर्ब हो जाती है कहीं, मतलब जो है ना, जो आपका कंटेनर है, जैसे हम लेड के कंटेनर में जो है ना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, राइट, अपनी सेफ्टी के लिए, राइट, लेड का कंटेनर हमारे पास होता है, सही है। सो अब लेड के कंटेनर में अगर कोई एब्जॉर्ब हो गई, सही है, तो अब हमें नहीं पता चल रहा, सही है। तो ये हमारे पास इन ऑल द डायरेक्शन, सही है। हम ये कह रहे थे एब्जॉर्ब बाय द कंटेनर, ओके। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ के डेड टाइम ऑफ काउंटर, सही हो गया। अच्छा जी, डेड टाइम ऑफ काउंटर का क्या मतलब है? डेड टाइम ऑफ काउंटर का मतलब ये, जो आपके पास काउंटर लगा हुआ होता है ना, ये वाला, जब इसके इस पे एक रेडिएशन डिटेक्ट होती है ना, तो होता ये कि वो उसको काउंट कर लेता है और वो रिकॉर्ड कर लेता है अपने पास, राइट। एक क्लिक का साउंड जनरेट होता है तो मेरे पास चल जाता है, सही। लेकिन जैसे ही वो डिटेक्ट होता है ना, उसके फौरन बाद वो थोड़ा सा ना डिटेक्टर डिले उसको रिक्वायर्ड होता है, कुछ माइक्रो सेकंड का या कुछ मिली सेकंड का डिले रिक्वायर्ड होता है, राइट। यानी पहली पहली रेडिएशन डिटेक्ट हुई, सही है। उसके बाद जो दूसरी रेडिएशन डिटेक्ट होगी ना, उसके बीच में डिटेक्टर ये चाहता है कि उसको कुछ थोड़ा सा मिली सेकंड का टाइम डिले होना चाहिए, राइट। ये प्रॉब्लम होता है उसको, उस टाइम को हम कहते हैं डेड टाइम, राइट, डेड टाइम ऑफ द काउंटर, राइट। अब वो हर डिटेक्टर का अलग अलग हो सकता है, राइट, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, कॉस्ट पे क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ओके। तो अब अगर किसी का लेट्स से आसानी के लिए मैं ऐसे समझा देता हूँ कि डेड टाइम जो है ना, एक एक डिटेक्टर हमारे पास, उसका डेड टाइम जो है वो है 1 सेकंड का। बहुत बड़ा है, लेकिन मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। 1 सेकंड का मतलब ये कि जब पहली रेडिएशन उस पर डिटेक्ट होगी, सही है, जब पहली रेडिएशन उस पर डिटेक्ट होगी, तो डिटेक्शन के बाद वो 1 सेकंड तक दूसरी रेडिएशन डिटेक्ट नहीं करने वाला है, वो डेड हो जाएगा, ओके। सो अगर इस टाइम पीरियड के अंदर कोई रेडिएशन आ रही है, तो वो तो डिटेक्ट ही नहीं होगी, सही। तो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं डेड टाइम, या डेड टाइम की वजह से आपके पास जो है ना वो कम रेडिएशन मिलती है। ये कुछ माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड के अंदर होता है, ओके। लेकिन ये फिर भी अफेक्ट करता है कि अगर दो रेडिएशन एक साथ आ रही है, जाहिर बात है वो रेडिएशन है, तो उनकी स्पीड भी एक्सपोनेंट 6 और 5 के अंदर होती है, राइट। तो इस वजह से अगर आप मिली सेकेंड का भी रख रहे हो टाइम टाइम डिफरेंस, तो भी जो है ना वो आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, राइट। क्योंकि आपके पास जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन के बारे में मैंने बताने की कौन कौन सी होती है, राइट। तो वो आपको जो है ना ये प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो जाता है, राइट। सो डेड टाइम ऑफ द काउंटर, ये भी आपको जो है ना कभी कभार कम रेडिएशन दे रहा होता है, ओके। बच्चों क्लियर है? जरा हाँ ना बोलो प्लीज, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई मैसेज नहीं? यस। हेलो? एनीबडी, एनीबडी? नोबडी? हाँ जी सर। चलो। अच्छा, अब ये तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, अब यहाँ तक मैं क्लास रोक रहा हूँ, सही है। आखिरी क्लास, नेक्स्ट क्लास में जो है ना हमने
थोड़ा सा रेडिएशन को समझना है। सही है, ये जो हमारे पास सोर्स की जो रेडिएशन है, सोर्स रेडिएशन हमने समझनी है। सही है, सोर्स रेडिएशन सही है। और सोर्स रेडिएशन की बात जो है नेक्स्ट क्लास में, कैलकुलेशन के बाद ये चैप्टर में बढ़ जाएगा। इसका एक छोटा सा ग्राफ है और जो है ना वो सोर्स रेडिएशन। सही है, ये इसकी इसकी जो सोर्स रेडिएशन है ना, ये नीचे जाके आ रहा है, ये नीचे जाके आ रहा है। सही है, ये आ रहा है, ये रहा, ये सोर्स रेडिएशन यहाँ पे आ रही है। ओके, सो सोर्स रेडिएशन से हम सैटरडे की क्लास में स्टार्ट करते हैं और फिर जो है उसको कंप्लीट करते हैं, राइट। सो प्लीज़ जो है ना तुम लोग कुछ कोशिश करो, थोड़े से क्वेश्चन कर लो। इब्राहिम जरा तुमसे तो हो जाने चाहिए सारे क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। तो सैटरडे तक मुझे कंप्लीट करा के दो। गेटिंग? और कासिम, आपने भी सैटरडे तक कंप्लीट करने हैं, और ये संडे तक, समझ रहे हो ना यस, कासिम। सारे करने हैं। किस चीज़ के? अबे 5 7 8 तो क्वेश्चन है उसमें, कौन से सारे एक ही जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जी। 8 9 भी कर लोगे तो भी तुम्हें आइडिया हो जाएगा, उसके बाद छोड़ देना। सही, उतने ठीक कर है। लो कि जब तक तुम्हें तुम्हें सेंस बन जाए, राइट। वो तुमसे क्या मांगना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, वो तुम्हें सेंस बन जाए। लेकिन सिंसियरली, ओके। ऐसे नहीं बगैर चीज तुमने कर लिया, तुमने कहा हाँ, बस 2 4 कर लिए बस काफी है, सही सेंस बन गया, ऐसा नहीं, जी। राइट। तुम्हारा 2 4 में सेंस नहीं बनेगा, ओके। 10 के आसपास करने होंगे, राइट, तब जाके सेंस बनेगा, तो मैं मानूंगा, समझो। जी सर। चलो, बस काफी है। अब आज की कहानी तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो फिर आगे कहानी लेके चलेंगे। सही है, चले चले, अल्लाह ओके हाफिज़। जनाब, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।